का अपने हिंदी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में, जो हिंदी मीडियम की बायोलॉजी क्लासेस हैं, उसमें हमारा 25वां अध्याय चल रहा था, मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसके आज हम तीसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पहले भाग में मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, जबकि दूसरे पार्ट में वृक्क की औतिकी और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम आपके लिए नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना अर्थात नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर या वृक्क नलिका जिसे हम कहते हैं, और यूरेनिफेरस नलिका की संरचना लेकर आए हैं। हम जानते हैं प्रत्येक वृक्क छोटी छोटी सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं से बना होता है, जिनकी संख्या प्रत्येक वृक्क की अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख होती है। ये वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। जैसा हमने पहले वीडियो में भी कहा कि वृक्काणु जो है, देखिए यहां पर आपको सभी नाम को ध्यान में रखना है। ये मैं बता दूं आपको पहले कि वृक्काणु अर्थात वृक्क की संरचना का एक छोटा अणु मान लीजिए, वृक्क की संरचना की एक सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जिसे हम वृक्क नलिका, यूरेनिफेरस नलिका या यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन भी कहते हैं। जिस प्रकार मस्तिष्क की संरचनात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूरॉन मस्तिष्क की इकाई होती है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जबकि ये हम वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पढ़ रहे हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर की इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये एक सूक्ष्म जो नलिका दिखाई है, एक छोटी कुंडलित नलिका है, बहुत सूक्ष्म होती है। जैसा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वृक्क में इनकी संख्या हमने कहा 10 लाख होती है। तो 10 लाख कुंडलित नलिकाएं हैं जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वृक्क की। राइट, आगे चलते हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो क्या फंक्शन है, ये रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करती है। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि वृक्क के अंदर जो रक्त को वृक्क धमनी लेकर आती है और उस वृक्क को छाना जाता है, तो ये छानने का काम कौन करेगा स्टूडेंट्स? इस छानने का काम ये वृक्क नलिका करती है, ये वृक्काणु करती है। और जब छानने के बाद वृक्क को वापस वृक्क शिरा के द्वारा बाहर शिरा तंत्र में भेज दिया जाता है, और छना हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, छना हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, वो यूरिन अर्थात मूत्र कहलाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि मूत्र का जो निर्माण है वो इस नलिका के द्वारा ही होता है। इस नलिका से जो रक्त को छाना जाता है उस छनित्र को ही अंत में यहाँ हम मूत्र कहते हैं। तो ये नलिका मूत्र निर्माण का काम करती है, रक्त को छानकर मूत्र निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वृक्क नलिका के भाग। तो हम जैसा कि इस वीडियो में वृक्क नलिका की संरचना को पढ़ रहे हैं, तो वृक्क नलिका की संरचना में हमें मुख्य रूप से देखिए पहला भाग मेलपीजियन का, जिसे मेलपीघी कोश भी कहते हैं, जबकि दूसरा भाग है ग्रीवा। नेक्स्ट आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो नलिकाएं होती हैं, तो अभी हम यहाँ एक साथ नहीं ले सकते सभी को, तो पहला भाग लेते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला भाग मेलपीघी काय या मेलपीघी कोश,
इसे मैलपीजियन कोश भी कहते हैं। और ये मैलपीजियन कोश जो है वो दो भागों से मिलकर बना है, ध्यान रखना, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दो भागों से मिलकर बना है। अब बात करते हैं कि ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस या बोमेन संपुट। सबसे पहले हम बात करते हैं बोमेन संपुट। आखिर ये बोमेन संपुट, जिसे हम बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं, ये क्या है? तो यहाँ समझिए कि ये जो नलिका है उसका जो आगे वाला सिरा है वो प्याले नुमा होता है। कैसा होता है? प्याले नुमा। जैसे मेरा हाथ आप देख रहे हैं तो हाथ का ऊपर वाला जो भाग है ये जस्ट कप लाइक स्ट्रक्चर है और नीचे ये नलिका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्याले नुमा जो भाग है इसी को हम बोमेन संपुट कहते हैं, इसी को हम बोमेन संपुट कहते हैं। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये पूरी तरह से इस प्रकार कप के समान होता है और यहाँ इसमें नीचे की तरफ नलिका होती है जो कॉइल्ड होती है। तो बोमेन संपुट जो है वो प्याले नुमा रचना है और इसमें केशी का गुच्छ धसा रहता है, केशी का गुच्छ धसा रहता है। दो स्तरीय भित्ति होती है इसकी। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ ये केशी का गुच्छ होता है, केशिकाओं का गुच्छा है जो इसमें धसा होता है। और ये बोमेन संपुट जो है इसकी दो भित्तियां होती है, एक इनर वॉल होती है और एक आउटर वॉल होती है। जो इनर वॉल होती है वो किसकी बनी है? वो शल्की उपकला की बनी होती है। इनर वॉल शल्की उपकला की बनी होती है, जबकि बाहरी जो वॉल है, बाहरी जो वॉल होती है वो शल्की उपकला की बनी होती है। बाहरी वॉल शल्की उपकला की, जबकि आंतरिक जो वॉल होती है, आंतरिक वॉल वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। आंतरिक वॉल जो होती है, आंतरिक भित्ति पोडोसाइट सेल की होती है। और ये पोडोसाइट, जिन्हें हम पदाणु भी कहते हैं, ये पोडोसाइट घनाकार उपकला होती है, घनाकार क्यूबिकल उपकला होती है जो कि छलनी के समान काम करती है। इसमें छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं जो छलनी की तरह काम करते हैं और यहाँ से रक्त को छानने में मदद करते हैं। राइट, तो यहाँ बात समझ में आई। बोमेन संपुट एक कैप्सूल है जो कि दोहरी भित्ति से बना है, प्याले नुमा है। इसमें ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ धसा रहता है। इसकी बाह्य कला जो है वो शल्की होती है, जबकि आंतरिक कला जो है पोडोसाइट सेल्स की बनी होती है जो छलनी की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ। मैलपीजियन कोश का ही दूसरा पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। तो ये ग्लोमेरुलस क्या है? ये रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है। दरअसल में यहाँ पर हम एक बार इसको समझ लें कि केशिका गुच्छ है क्या। केशिका गुच्छ दरअसल में ये रक्त केशिकाओं का गुच्छा है, जाल है, जो किससे बना है? जो अभिवाही धमनी का। ये अभिवाही धमनी का क्या है? ये अभिवाही धमनी का वही है जो हमने वृक्क के अंदर वृक्क धमनी जो पड़ी थी, जो रक्त लेकर आती है। तो वृक्क धमनी की ब्रांच है, उसकी शाखाएं हैं जो मिलकर अभिवाही धमनिका बनाती है। और ये अभिवाही धमनिका यहाँ पर कैप्सूल यानी बोमेन संपुट में जाकर कई भागों में विभक्त हो जाती है, जाल बनाती है और इस जाल को ही हम केशिका गुच्छ कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये बाहर की तरफ अपवाही धमनिका से निकलती है। अंदर की ओर जब ये घुसती है यहाँ पर तो अभिवाही धमनिका होती है, जबकि बाहर निकलती है तो अपवाही धमनी कहलाती है। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो ध्यान रखने की बात है कि अभिवाही धमनिका रक्त लेकर आती है बोमेन कैप्सूल में, जबकि अपवाही धमनिका रक्त को छानने के बाद लेकर जाएगी।
यहाँ पर रक्त छन जाएगा, यहाँ पर रक्त छनकर नलिका में चला जाएगा, जबकि जो छनित्र छनने के बाद छनित्र कहाँ चला गया, नलिका में, जबकि रक्त को वापस छानने के बाद अपवाही धमनिका के द्वारा बाहर शिरा तंत्र में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो पॉइंट ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट्स कि अभिवाही धमनिका का व्यास, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर चित्र में अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से बड़ा और चौड़ा होता है। तो यहाँ व्यास ज्यादा होने के कारण ही रक्त ज्यादा फ्लो से आता है और उतने फ्लो से बाहर नहीं निकलने के कारण ही छन्ने की क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बनता है, जिसे हम आगे मूत्र निर्माण क्रिया में पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। यहाँ अभिवाही धमनिका को इफ्रेंट और यहाँ एफ्रेंट और इफ्रेंट नलिकाएं से भी यानी हम डिनोट करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। रक्त केशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम से बनी होती है। इन रक्त केशिकाओं की भित्ति जो है यानी जो गुच्छा है, केशिका गुच्छ, उसकी दीवार जो है वो एंडोथीलियम की होती है, जो कि छोटे छोटे छिद्र युक्त होने के कारण दोनों मिलकर, अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि बोमेन संपुट की आंतरिक पोडोसाइट और केशिका गुच्छ की एंडोथीलियम दोनों मिलकर एक छलनी के समान संरचना बनाती है, जिससे रक्त को छाना जाता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, अगला भाग है ग्रीवा। ग्रीवा जो है, हालांकि कुछ बुकों में ग्रीवा को दिखाया नहीं है क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा स्पष्ट भाग नहीं है। ग्रीवा दरअसल में जस्ट उस कनेक्शन को कहते हैं, उस जॉइंट को कहते हैं जो मैलपीजियन कोश को यानी बोमेन संपुट को जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, उससे जोड़ता है। अर्थात बोमेन कैप्सूल सक्रिय ग्रीवा। तो यहाँ अपन कह सकते हैं ये क्या है, ग्रीवा। ये क्या है, ग्रीवा। सक्रिय ग्रीवा से कहाँ खुल रहा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। इसको हम प्रोक्सिमल कोवलेंट ट्यूब भी कहते हैं, प्रोक्सिमल कोवलेंट ट्यूब, और इसको हम कहते हैं डिस्टल कोवलेंट ट्यूब। तो यहाँ बात समझ में आ गई। तो दूसरा जो भाग है वो बोमेन संपुट से सक्रिय नलिका द्वारा समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ मिलकर क्या बनाते हैं, मैलपीजियन कोश। और ये मैलपीजियन कोश जो है वो कहाँ पर स्थित होता है, ये वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में। कौन से भाग में, कॉर्टेक्स भाग में। देखो यहाँ से मैं आपको ये दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये जो आपको रेखा नजर आ रही है, ये ऊपर वाला भाग जो है ये कॉर्टेक्स है, ये ऊपर वाला भाग कॉर्टेक्स, जबकि नीचे वाला जो भाग है ये मध्यांश है, मध्यांश, राइट। ये वाला भाग, यहाँ से नीचे वाला भाग जो है मध्यांश है, जिसमें स्ट्रेट लाइंस दिख रही है, जबकि समीपस्थ कुंडलित नलिका, बोमेन संपुट या मैलपीजियन कोश और दूरस्थ कुंडलित नलिका ये कॉर्टेक्स भाग में होती है, वृक्क के बाहरी वल्कुट कॉर्टेक्स भाग में होती है, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ से आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं अपन वृक्क नलिकाएं, वृक्क नलिकाएं। हाँ, तो हम अगले पार्ट जो है हमारा तीसरा भाग, उसकी बात करते हैं। पहला भाग हमने देखा ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट से मिलकर बना मैलपीजियन कोश। सेकंड भाग ग्रीवा। तीसरे पार्ट पर आते हैं हम नलिकाएं। नलिकाएं अर्थात ट्यूब्यूल्स। तो ये नलिकाएं तीन अलग अलग पार्ट्स में विभक्त होती है, या यूं कह सकते हैं तीन प्रकार की नलिकाएं होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर ये यू आकार की हैनले का लूप,
और नेक्स्ट ये कुंडलित नलिका जिसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कह रहे हैं। और अगला पार्ट यहाँ पर ये स्ट्रेट जो नली दिख रही है जिसे हम संग्राहक नलिका कहते हैं। तो लेते हैं सबसे पहले नलिकाएं, जिसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसे PCT प्रॉक्सिमल कोवलेंट ट्यूब भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे प्रॉक्सिमल कोवलेंट ट्यूब कहते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका इसीलिए नाम दिया कि ये बोमेन संपुट यानी जो कैप्सूल होता है उसके पीछे से, उसके पीछे वाले भाग से निकलती है और यहां से ये कुंडलित होती है। तो इसके समीप स्थित है, बोमेन संपुट के समीप स्थित है, इसलिए इसे हमने समीपस्थ कुंडलित नलिका नाम दिया। समीपस्थ है, कुंडलित है और जो खास बात है वो सरल शल्की उपकला से बनी होती है। इसकी जो दीवार है वो सरल शल्की उपकला से बनी होती है और इसकी जो सेल्स होती हैं, इसकी कोशिकाएं ब्रश बॉर्डर होती हैं, यानी उसकी जो दीवार है वो ब्रश बॉर्डर के समान होती है। उसका फायदा ये होता है कि ये पुनर्अवशोषण में मदद करती है, पुनर्अवशोषण में, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाग है हैनले का लूप। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद, यहां से आप देखिए ये समीपस्थ कुंडलित नलिका से बाद में ये पतली और यू आकार की नली आपको नजर आ रही है। पतली और यू आकार की जो नली है स्टूडेंट्स, ये कहलाती है हैनले का लूप, लूप ऑफ हैनले। ये हैनले वैज्ञानिक का नाम है जिसके आधार पर इसे नाम दिया गया है, जिसने इसे बताया। तो हैनले का लूप जो है वो जस्ट हेयर पिन लाइक हम कह सकते हैं, बालों में जो यू आकार की पिन लगाई जाती है, या इसे हम यू आकार की नली भी कहते हैं। तो ये यू आकार की नली है जिसमें दो भुजाएं होती हैं। यहाँ पर दो भुजाएं हैं, एक भुजा जो ऊपर से नीचे आ रही है इसे हम अवरोही भुजा कहेंगे। अवरोही अर्थात नीचे आ रही है, असेंडिंग भुजा है ये। जबकि ऊपर की तरफ जो भुजा जा रही है उसे हम आरोही भुजा अर्थात यहाँ पर अवरोही डिसेंडिंग, सॉरी यहाँ पर हमने आरोही भुजा को क्या नाम दिया, डिसेंडिंग, जबकि अवरोही भुजा को क्या कहेंगे, असेंडिंग। तो ये ध्यान रखने की बात है कि दो भुजाएं हैनले के लूप में होती है। ये इसका भी हम आगे जब नेफ्रॉन की कार्य की पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे इसका महत्व होता है सांद्रण में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो यहाँ से देखिए हैनले के लूप से आगे फिर नलिका मोटी हो जाती है और फिर कॉइल्ड है अर्थात कुंडलित है। तो चूंकि ये दूर है इसलिए हमने दूरस्थ कुंडलित नलिका अर्थात डिस्टिल्ड कोवलेंट ट्यूब DTC कहते हैं इसे। और ये DTC जो है ये घनाकार उपकला से बनी होती है, घनाकार उपकला से बनी होती है, क्यूबिकल फॉर्म की उपकला होती है और ये भी जो है मदद करती है पुनरावशोषण में। लेकिन यहाँ ब्रश बॉर्डर नहीं होते हैं, ब्रश बॉर्डर अनुपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे भाग की। नलिका का चौथा भाग है संग्रह नलिका। तो ये संग्रह नलिका जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका। संग्रह नलिका अनेक जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं, बहुत सारी नेफ्रॉन की आप देखिए यहाँ पर एक नेफ्रॉन इधर से आ रही है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये बहुत सारी नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिकाओं की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं आकर इस नलिका में जुड़ जाती हैं। तो यूं कह सकते हैं कि दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, अनेक दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं मिलकर एक संग्रह नलिका या संग्राहक नलिका बनाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट कर रही है अर्थात सभी को कलेक्ट कर रही है। कुछ जो है फिजियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि भाई यहाँ ये वृक्क नलिका का भाग नहीं है, संग्रह नलिका वृक्क नलिका का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वृक्क नलिका यहाँ पर दूरस्थ कुंडलित नलिका पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ बहुत सारी
दूसरी कुंडलित जो नलिका है वो आकर जुड़ रही है, तो कुछ मानते हैं कि ये वृक्क नलिका का भाग नहीं है। आगे बात करते हैं कि वृक्क नलिका में जो संग्रह नलिका है वो आगे संग्रह नलिका, बहुत सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर, अब ये यहाँ पर हम इसको नहीं दिखा सकते, बहुत सारी संग्रह नलिकाएं, संग्राहक नलिकाएं मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है जिसे हम बेलेनायिकी नलिका कहते हैं, बेलेनायिकी नलिका कहते हैं। और ये बेलेनायिकी नलिका वृक्क के पीछे वाले जो भाग है, यानी जो अपना जैसे पिरामिड कह रहे हैं, पिरामिड के नुकीले भाग से निकलकर पेल्विस यानी वृक्क के जो मूत्र नलिका का जो कीपाकार भाग है पेल्विस, वहां पर खुलती है। तो सारी जो वृक्क नलिकाएं हैं मिलकर संग्रह नलिका में, और संग्रह नलिका बेलेनायिकी नलिका में, और बेलेनायिकी नलिका वृक्क के जो अंकुर होता है, वृक्क के अंकुर में जाकर जो है पेल्विस में जाकर खुलती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम देख लेते हैं साथ में, नेफ्रॉन्स के प्रकार। जो नेफ्रॉन होती हैं, वृक्क नलिका जो है वो दो प्रकार की होती हैं, संरचना, इनकी संरचना, स्थिति और हेनले के लूप के आधार पर, अर्थात इनकी संरचना कैसी है, स्थिति कहाँ पर है, और हेनले का लूप बड़ा है छोटा है, उसके बेसिस पर 2 टाइप्स के नेफ्रॉन होती है, वृक्क नलिकाएं होती हैं। नंबर 1 है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये कुल नेफ्रॉन की 80% होती है, कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में स्थित होती है, कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में स्थित होती हैं, और इनमें हेनले का लूप छोटा होता है, इनमें हेनले का लूप छोटा होता है। जबकि दूसरे प्रकार की जो है उन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये कुल नेफ्रॉन की 20% होती है, और ये बाहरी भाग में न होकर कॉर्टेक्स के आंतरिक भाग में ज्यादा धसी रहती हैं, और इनमें हेनले के लूप अत्यधिक लंबे होते हैं, और वे वृक्क के अंकुर जिसे हम कहते हैं पेपिली तक विस्तारित होते हैं। इसका मुख्य जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है वो क्या है, ये जो मेडुलरी जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होती हैं वो मरुस्थलीय प्राणियों में अधिक पाई जाती हैं, और यहाँ पर इनका महत्व ये है कि ये जल के पुनर्अवशोषण को करके मूत्र सांद्रण में मदद करती हैं, मूत्र को गाढ़ा बनाती हैं, क्योंकि जल का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण होगा, जितना बड़ा हेनले का लूप होगा उतना ही जल का पुनर्अवशोषण होगा। तो यहाँ पर हम इसे एक छोटे से उसके माध्यम से हम समझा सकते हैं कि आप देखिए कि हमने पढ़ा कि ये वृक्क है, और वृक्क के अंदर ये वृक्क पिरामिड है, ये वृक्क पिरामिड है। एक पिरामिड को हम लेते हैं, ये पिरामिड है, और इस पिरामिड को हम इस प्रकार बनाते हैं जिसका जो नुकीला भाग है वो नीचे की तरफ है, जबकि चौड़ा भाग ऊपर की तरफ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो नेफ्रॉन है वो इस प्रकार से ये जो बोमेन संकोच, फिर यहाँ समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हेनले का लूप, और फिर इस प्रकार ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, और फिर ये संग्राहक नलिका। इसी प्रकार यहाँ दूसरी नलिका होगी, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और इस प्रकार ये संग्राहक नलिका। ये संग्राहक नलिका नीचे जाती है, बेलेनायिकी नलिका बनाती है, और बेलेनायिकी नलिका ये वृक्क कहाँ खुल रही है, वृक्क अंकुर में खुल रही है, वृक्क अंकुर में खुल रही है। और ये वृक्क अंकुर कहाँ खुलेगा, ये पेल्विस में खुलेगा। किसमें खुलेगा, पेल्विस में। ये वृक्क नलिका का जो कीपाकार भाग होता है उसमें खुलता है, और सारे जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो है आज हमने वृक्क नलिका, वृक्काणु या नेफ्रॉन या यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर को हमने देखा, जिसमें विभिन्न पार्ट हमने देखे। सबसे पहला पार्ट बोमेन संकोच और ग्लोमेरुलस जिसे मेल्पिजियन कोष कहते हैं। ये पूरे पार्ट जो है
समीपस्थ कुंडलित नलिका, मैलफिजियन कोष, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहाँ पर है, कॉर्टेक्स भाग में है, जबकि हैनले का लूप और संग्राहक नलिका वो मध्यांश भाग में होती है। और दो प्रकार के नेफ्रॉन देखे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि 80% होते हैं, हैनले का लूप छोटा होता है, जबकि जस्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन 20% होते हैं, जिनमें हैनले का लूप बड़ा होता है और ये मरुस्थलीय प्राणियों में सांद्रण में मदद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेफ्रॉन की कार्यकी को पढ़ेंगे विस्तार से। थैंक यू।